गुड इवनिंग दोस्तों। हम पढ़ रहे थे क्लास 9th कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन। इसकी प्रीवियसली हमने 2-3 लेक्चर देख लिए हैं जिसके अंदर हमने बेसिक कुछ इंट्रोडक्शन एंड कुछ इंसिडेंट्स के ऊपर बात की थी। हमने क्या क्या देखा? हमने सबसे पहले देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन बना क्यों, क्या होता है। फिर हमने ये देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन क्या। हमने ये भी देखा कि साउथ अफ्रीका के अंदर कौन से ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसने वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी को चेंज करने के लिए, मतलब इंसिडेंट्स का एक सीरीज वहाँ पर हुआ, वो हमने उसके बारे में डिस्कस की। हमने एएनसी के बारे में भी पढ़ा और इवन हमने अपार्थाइड सिस्टम को कैसे अबॉलिश किया गया वहाँ से, इसके बारे में भी देखा था प्रीवियस लेक्चर्स में। फिर हमने देखा कि नया कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद एक नई गवर्नमेंट आई और इवन नेल्सन मंडेला के ऊपर भी हमने डिटेल में डिस्कशन किया था हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में। अब हाँ, एक और चीज ये भी डिस्कस की थी हमने कि व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर आपको याद है हमने 4 पॉइंट को डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है। कॉन्स्टिट्यूशन आपको रूल्स रेगुलेशन देता है जिससे कि कोऑर्डिनेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। दूसरे स्टेप में हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये भी चीज क्लियर कर दी जाती है कि डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होगी, फिर लिमिटेड कर दिया जाता है उस पावर को, और ये भी कहा जाता है कि जिनको पावर दी गई है कि वो एस्पिरेशंस एंड अश्योरेंस लेकर आए, लोगों की होप पूरा करे और एक अच्छी सोसाइटी को क्रिएट करे। यहां तक हम डिस्कस कर चुके हैं और आज का जो हमारा नया टॉपिक होने वाला है वो है द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब तक जो भी रामायण हुई, जो भी चर्चाएं हमने की, वो सारी की सारी हमने विदेशी तौर पर या साउथ अफ्रीका के एस्पेक्ट में की। इवन हमने कुछ बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन के ऊपर बात की। मेन चैप्टर को पढ़ाने का, इस चैप्टर को पढ़ाने का मेन मकसद जो है वो तो अब शुरू हो रहा है। बोलते हैं कि क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बनने का प्रोसेस रहा, बताइए। तो क्वेश्चन यही आएगा कि आपको ये बताना पड़ेगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, अब सोचो, इंडिया जैसा इतना बड़ा देश जहां पे कल्चरल डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी, रीजनल डाइवर्सिटी काफी ज्यादा है, तो ये कोई ऑब्वियसली इजीली बनने वाला स्टेप तो होगा नहीं। इजी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग तो यहाँ रहा नहीं होगा। तो यहाँ पर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया या जो भी यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बना, इट वॉज रियली टाइम टेकन। मैंने आपको अर्लियर बताया लगभग 3 साल लग गए थे और इतना आसान नहीं था इसको बनाना। क्यों नहीं था आसान, इसको देखते हैं। देखिए, द पीपल ऑफ इंडिया वॉज इमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट्स टू दैट ऑफ सिटीजन्स। आप समझना, अब देखो यहाँ क्या लिखा है, फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट टू दैट ऑफ सिटीजन। यहां पर इसने कहा कि यहां पर जो स्टेटस था हमारा, पहले वाला स्टेटस क्या था? पहले यहां पर बहुत सारे प्रोविंसीज थी, राजा हुआ करते थे और राजा की प्रजा होती थी, है ना, ऐसे होता था। तो पहले आप किसी राजा की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते थे। आप किसके सब्जेक्ट थे? आप सब्जेक्ट थे किंग के अंडर के, ठीक है। लेकिन अब आप क्या होने वाला था? आपका स्टेटस बदलने वाला था। नाउ द पीपल इमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट, नाउ दे आर गोइंग टू बी चेंज्ड एज द सिटीजन्स। कि वो जो लोग राजा के अंडर थे या राजा की प्रजा कहलाते थे, अब वो बदलने वाले थे सिटीजन्स में। बात समझिएगा। अब यहां पर ऐसा सिचुएशन आने वाला है जहां पर लोग अपने स्टेटस को बदलेंगे। वो स्टेटस जो पहले एज अ रूलर के अंडर में, आप कह सकते हो कि किसी रूलर को अपना हेड ऑफ मानने वाले थे, अब वो चीज नहीं रहेगी। द कंडीशन वुड बी कि एक देश होगा जहां पे उसके सिटीजन्स होंगे, तो लोग अपने स्टेटस को बदलने वाले थे, सब्जेक्ट टू दैट ऑफ द सिटीजन, ठीक है। होपफुली समझ में आ गया होगा। अब इंडिया के जो लोग हैं वो अपने स्टेटस को बदलेंगे कि पहले तो वो किंग के अंडर में थे और अब वो बदलने वाले हैं किसके, और किसके अंडर में होने वाले हैं? कंट्री के। नाउ दे आर गोइंग टू बी द सिटीजन्स, ठीक है। इनका स्टेटस बदल जाएगा। पहले अलग अलग रीजनल जो किंग्स थे, उनके किंग्स के अंडर में रहते थे भारत के सारे अलग अलग लोग, और उन सभी की लॉयल्टी होती थी टूवर्ड्स दैट किंग। अब ऐसा नहीं होगा, वो सारे कलेक्टिवली एक देश के लिए लॉयल हो जाएंगे, उन्हीं को सिटीजन्स कहा गया। और क्या होने वाला है देखिए, द कंट्री वॉज बॉर्न थ्रू अ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस। At least 10 lakh people were killed on the both of the sides, broader in a partition related violence। देखिए, यहां पर बताया गया कि जब पार्टीशन हमारा यहाँ हुआ वो किसके बेसिस पे था? ऑब्वियसली रिलीजन के बेसिस पे था। एक हिस्सा बना हमारा पाकिस्तान और एक हिस्सा बना हमारा भारत, ठीक है। तो जो पार्टीशन हुआ और उस पार्टीशन से जो नई कंट्री का बॉर्न हुआ है, ये
मतलब आप कह सकते हो इसके बीच में ये पार्टीशन का जो रीज़न था वो रिलीजियस था, और इस दौरान जब पार्टीशन हो रहा था, लोगों का माइग्रेशन हो रहा था, तो इसमें लगभग 10 लाख लोग मारे गए थे। और उस टाइम की कंडीशन क्या थी कि ब्रिटिशर्स ने हमें बिल्कुल इस मोड़ पे आके छोड़ दिया था कि उन्होंने जितने भी रूलर्स हैं, जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स हैं, उन्हें ये ऑर्डर दे दिया कि इफ़ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ इंडिया तो भी आप बन सकते हो, अगर आप पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहो तो पाकिस्तान का बन सकते हो, और अगर आप इंडिपेंडेंट रहना चाहो तो इंडिपेंडेंट रह सकते हो। ये जो 10 लाख लोग मरे, पाकिस्तान की साइड से हो चाहे इंडिया की साइड से हो, ये जो 10 लाख लोग मरे थे, इनका मेन मतलब आप कह सकते हो कॉज इसके जो पीछे रहा था, दैट वाज इनकी इस तरह की पॉलिसी कि आपको पाकिस्तान जाना है तो पाकिस्तान चले जाओ, आपको इंडिया में रहना है तो इंडिया में रह लो, और आप अगर इंडियन मतलब आप अगर रहना चाह रहे हो, इंडिपेंडेंट रहना चाह रहे हो तो इंडिपेंडेंट हो जाओ। तो कौन सी ऐसी स्टेट होगी जो ये कहेगा कि ठीक है भाई, कौन सा ऐसा रूलर होगा, राजा होगा जो ये कहेगा ठीक है मेरी सारी पावर किसको दे दो, भारत को दे दो या पाकिस्तान को दे दो, मैं तो इनके साथ ही रह लूँगा, कोई ऐसा होगा? वो सिर्फ ये क्या करना चाह रहे थे, वो ये चाह रहे थे कि इनके बीच में टुकड़े जितने हो सकते हैं ज़्यादा टुकड़े हो जाएं। आपको पता होगा, आपने ये भी सुना है इसके बारे में कि इन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अडॉप्ट किया था अर्लियर टाइम से, लास्ट में भी इन्होंने यही किया। पाकिस्तान को बनाने के पीछे भी ब्रिटिशर्स का ही हाथ था। 10 लाख लोग मर जाना, उसके पीछे एक सबसे बड़ा आप कह सकते हो कॉज जो रहा वो इसी तरीके की पॉलिसीज रही। आगे इन्होंने कहा कि द मर्जर ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट्स वर द डिफिकल्ट टास्क एंड अनसर्टेन टास्क। हमारे यहाँ पर इतनी सारी प्रोविंसीज का रहना, इतनी सारी प्रिंसली स्टेट्स का होना हमारे लिए ज़्यादा चैलेंजिंग था। उनको कन्विंस करना कि आप इंडिया के साथ ही रहो, मतलब वो लोग तो ऑब्वियसली यही चाहेंगे, हर राजा यही चाहेगा कि हम कैसे हो जाएं, हम इंडिपेंडेंट रहें, हम क्यों किसी के अंडर में जाएं, हर कोई चाहेगा। एंड हमारा यहाँ पे टास्क हो जाएगा कि उनको अगर हमारे इंडिया की पावर को बढ़ाना है, मेंटेन रखना है, तो इन सारी प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ा जाए। तो इट वॉज द अनसर्टेन टास्क एंड मोस्ट डिफिकल्ट टास्क जो इंडिया के सामने था। When the constitution was being written, the makers of the constitution had the anxieties about the present and the future of the country. कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, बैठे हुए हैं, उनकी जो असेंबली है उसमें बैठे हुए हैं, डिस्कशन चल रहा है, बट वो खुद ही सर्टेन नहीं इन चीज़ों को लेकर के कि क्या हमारे देश का प्रेजेंट टाइम होने वाला है और क्या फ्यूचर होने वाला है। क्यों? प्रेजेंट टाइम का सिचुएशन उनको पता नहीं है, लोग माइग्रेट हो रहे हैं, लाखों लोग मर रहे हैं, कैसे इस प्रॉब्लम से डील किया जाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम था उनका भी। और इस दौरान जब ये बातें तय हो गई कि कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, तो उन लोगों को, क्योंकि उनके पास में कोई एक्सपीरियंस नहीं था, दैट वाज द इंसिडेंट्स के वहाँ पर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस को देखा गया, समझा गया, और जैसे जैसे जो जो प्रॉब्लम सामने आती थी उसका सोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। तो ऐसे ही कुछ हुआ, एक लंबा प्रोसेस था, उसके ऊपर नज़र डालेंगे अपन। देखिए आगे क्या है। जब इतनी सारी चीज़ें हुई तो हमारा नेक्स्ट टारगेट था द पाथ टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कि ठीक है सारी चीज़ें समझी हमने, 1946 तक पहुंच गए, और इस दौरान हमने डिस्कशन किया ओवर सच प्रॉब्लम्स, और वो जो प्रॉब्लम्स थी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाए इसके ऊपर भी एक अच्छा डिस्कशन चल रहा था, और यहीं से शुरुआत होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने की। तो करते हैं शुरू। देखिए क्या है इसमें। आवर नेशनल मूवमेंट वॉज नॉट मैरिली अ स्ट्रगल अगेंस्ट द फॉरेन रूल। ये जो स्ट्रगल चल रहा था, हमने इंडिपेंडेंस के लिए जो प्रोटेस्ट किया, हम जो चाह रहे थे इंडिपेंडेंस गेन करना, ये केवल फॉरेन रूल को यहाँ से हटाने के लिए नहीं था। ये एक ऐसा स्ट्रगल था जिससे कि हम चाह रहे थे जोड़ें कंट्री को और हमारी सोसाइटी को, हमारे पॉलिटिक्स को एक तरीके से ट्रांसफॉर्म करें। इस स्ट्रगल के थ्रू हम रीजनरेट करना चाह रहे थे हमारी कम्युनिटीज़ को, हमारी कंट्रीज़ को, एज वेल एज हम ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे थे हमारी सोसाइटी को और हमारी पॉलिटिक्स को। ठीक है, बात समझें। ये जो स्ट्रगल चल रहा है, दिस स्ट्रगल इज नॉट फॉर फॉरेन रूल कि उसको हटा दिया जाए, केवल इतना ही हमारा स्ट्रगल है। हमारा स्ट्रगल है कि हम कैसे वापस से हमारी कंट्री को यूनाइट करें, क्योंकि जो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है उसको कैसे रीजनरेट कर सकते हैं हम, साथ ही साथ हमारा सोसाइटी का सिस्टम, हमारे पॉलिटिक्स का सिस्टम हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। दिस वाज आल्सो द रीजन। ओके, आगे देखिए। इसके बाद धीरे धीरे क्या चलता रहा, इसके बाद में हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन सेटअप किए गए ऑफ कॉलोनियल रूल। द familiarities with the political institution of colonial rules also helped develop an agreement over the institution design। अब देखो भाई, इसने कहा, ऐसे समझिएगा
कि हम बहुत फैमिलियर थे, जो भी कॉलोनियल रूल के दौरान हमारे पास में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे, उन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से हम पहले से ही फैमिलियर थे, हमने उनको पहले अडॉप्ट कर रखा था और इस कारण से हमें काफ़ी हेल्प मिली कि हम इन इंस्टीट्यूशनल्स जो अब हम हमारे लिए, हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए इंस्टीट्यूशन सेटअप कर रहे हैं, दैट मस्ट बी लाइक दैट, मतलब उस तरह से हों, उस चीज़ के लिए हम पहले से ही अवेयर थे, हमने उसको पहले से ही एक्सपीरियंस कर रखा था, हमने पहले से एक्सपीरियंस ले रखा था, इंडियंस ने पहले से एक्सपीरियंस ले रखा था कि वो कैसे इस लेजिस्लेचर इंस्टीट्यूशन के अंदर या लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन के अंदर वर्क कर सकते हैं और प्रूव टू बी वेरी यूजफुल फॉर द कंट्री इन सेटिंग अप इट्स ओन इंस्टीट्यूशन। हमने जो पहले से ही इस तरह के लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन में पार्टिसिपेशन किया था, जो किसके थ्रू दिया हुआ था, हमें दिया हुआ था कॉलोनियल रूल के थ्रू, तो उसके अंदर काम करना हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल हुआ। काफ़ी यूज़फुल क्यों हुआ? क्योंकि वो बहुत आसान था, आपने एक्सपीरियंस ले लिया था वहाँ से, ठीक है। तो इसका आइडिया समझें आप, मैंने आपको अभी भी पहले भी बताया कि किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर काम कर रहे हो आप, तो उससे एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही। और कॉलोनीज़ ने क्या किया, 1935 से ही द इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, वहाँ से ही इन्होंने इस तरह का जो रूल था वो हम पे, मतलब हमें एक तरीके से अपॉर्चुनिटी दे दी थी इन्होंने और उसको हमने फॉलो भी किया था। तो ये सारा काम यहाँ पे चल रहा था। तो देखो क्या हुआ कि हम बहुत फैमिलियर थे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से जो कॉलोनियल रूल्स के थ्रू डेवलप किए गए थे, एज वेल एज इसके अंदर फिर हमने क्या किया, जब हमारे लिए खुद के लिए हमने इंस्टीट्यूशन डिज़ाइन की तो उसका हमें काफ़ी फ़ायदा मिला। हमारे एक्सपीरियंस इनके यहाँ काम करने से हमारा जो एक्सपीरियंस था वो बढ़ा और हमें पता चला कि हम हमारे खुद के इंस्टीट्यूशन कैसे सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, मैनी ऑफ आवर लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाय द आइडल्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशंस, कि हमारे बहुत सारे लीडर्स फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी इंस्पायर्ड थे। इसके अलावा यहाँ पे जो भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी प्रैक्टिस की जा रही थी ब्रिटेन में, आपको पता होगा ना, ब्रिटेन में भी 2 हाउसेज हैं, एक तो स्टेट काउंसिल होता है जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा के लिए होता है और एक कॉमन पीपल के लिए हाउस होता है। तो वहाँ पर भी यही था। इवन वहाँ पे यूएसए के अंदर भी, यूएसए की सिचुएशन क्या थी, बिल ऑफ राइट्स, जैसे हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स हैं वैसे इन्होंने भी यहाँ पर क्या कर रखा था, इनके कॉन्स्टिट्यूशन में इसको जगह दे रखी थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें अब तक तो हमने देख ली। सो दे वर प्रैक्टिस, यहाँ पर बताया, सो दे incorporated some of good points of our constitution to these in Indian constitution। तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने क्या किया, इस तरह का जो आइडिया इन्होंने लिया, ये आइडिया हमें इंस्पायर करता है। मतलब हमारे यहाँ पर ब्रिटेन के पार्लियामेंट से हमने क्या सीख ली कि भैया 2 हाउसेज बना दो, और यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में सोच लिया। तो इस तरह के, और फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो जो चीज़ें वहाँ पर प्रॉब्लमेटिक हो रही थी, क्लास 9th में पढ़ के आए हो आप, उन्होंने भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। तो जो जो वहाँ पे जो चीज़ें थी उससे इंस्पिरेशन लेके हमारे लीडर्स ने भी इन सब चीज़ों को दिमाग में रखा और अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एड ऑन कर लिया। They also got the inspiration from the constitution drafted by the Motilal Nehru and 8 other Congress leaders in the year 1928। और तुम्हें पता ही है फिर 2 साल बाद इन्होंने क्या किया था, 2 साल बाद दे ट्राइड कि वो इंडिया को अब एक तरीके से हर तरीके से फ्री कर दे, है ना। वो नहीं चाहते थे कि अब हम ब्रिटिशर्स के पास में रहें, पूर्ण स्वराज की मांग हमने की थी। एंड द आउटलाइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन prepared by the Indian National Congress at its कराची सेशन इन द ईयर 1931, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इंडियन नेशनलिज्म जब आप पढ़ेंगे, आप जब इसको और पढ़ेंगे क्लास 10th में, नेशनलिज्म इन इंडिया का चैप्टर है अपना, तो वहाँ पे आप जानेंगे, इसको समझेंगे अच्छे से, ठीक है। देखो क्या है यहाँ पर बताया कि इसका इंस्पिरेशन हमें मिल गया था, मोतीलाल नेहरू ने ड्राफ्ट करने की कोशिश की, उनको 8 और दूसरे कांग्रेस लीडर ने सपोर्ट किया इन द ईयर 1928। हमें लगभग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आउटलाइन मिल गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कराची सेशन में इस कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब वहाँ पे एक तरीके से हाईलाइटेड किया, इसकी पॉइंट्स को उसने वहाँ बताने की कोशिश की, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं फटाफट से। अब जब इतना सब कुछ हो रहा था, 1931 की बात हो गई, 1931, उसके बाद एक्चुअल में तो कंडीशन अब होने वाली है शुरू। देखिए भैया, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, देखो अच्छा एक चीज और, कंफ्यूजन नहीं हो रहा है तुम्हारे को, ये वाला हिस्टोरिकल इसने इंसिडेंट्स बताया कि पहले ऐसा हुआ था, जबकि ये सब कुछ इसके बाद हुआ है, ठीक है। इसके बाद बोले तो भाई पार्टीशन कब
पार्टीशन के बाद 46 के अंदर उनके दिमाग में आ गई थी, तो ये वाली चीज़ पहले की, ये चीज़ बात की है, मतलब ये पहले की है, ये बात की है, सॉरी। आगे देखिए, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये बात है कैबिनेट मिशन की। कैबिनेट मिशन क्या है बताता हूं अभी, पहले सुनो। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट अप अंडर द कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन प्लान क्या है? 1946 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप की गई। ब्रिटिशर्स का एक कमिटी, अ ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट सपोर्टेड अस टू क्रिएट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्रिएट करने के लिए हमें सपोर्ट किया। ये कब आए? 1946 में। और वो जो लोग आए थे, वो जो कैबिनेट था, उसको क्या कहा गया, उसके आइडियाज को क्या कहा गया? देखो सुनो, भारत के अंदर क्या क्या रिफॉर्मेशन होने चाहिए या क्या क्या रिफॉर्मेशन हो सकते हैं, इस चीज़ को हमें बताने के लिए एक ब्रिटिश कम्युनिटी, मतलब एक सेटअप की गई, उसको नाम दिया गया कैबिनेट मिशन। और ये जो कैबिनेट मिशन था, इसने 1946 में हमें किस तरह से असेंबली बनानी, किस तरह से काम करना है, इस चीज़ को प्लान बना के समझाया। तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में हमें बताया गया और उसी के बिहाफ में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसको रन किया जाना शुरू किया गया। Elections to be the Constituent Assembly were held in the July 1946. The Assembly consisted of 389 members. इसको अच्छे से याद रख लेना। 300 मिटा देता हूं मैं एक बार, इसको पूछ लेते हैं 1 मार्क में, प्लीज इसको याद रखें। 389 मेंबर्स कहां हुए इस असेंबली के अंदर? कहां से आए? पूरे भारत से, जिसमें 292 मेंबर्स प्रोविंसीज से थे, स्टेट से 93 मेंबर्स थे और कमिश्नर प्रोविंसीज 3 थे, बलूचिस्तान से 1 था। इस तरह से जो मेंबर्स थे अप्रोक्सीमेटली 389 मेंबर्स पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये तो प्रोविंसीज हैं और ये है आपकी प्रिंसली स्टेट्स, याद रखना। ठीक है, प्रोविंसीज का मतलब क्या होता है? जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अब डायरेक्टली अंडर में आ चुकी थी। वहां से कितने मेंबर्स लिए इन्होंने? 292। और स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स, वहां से 93 मेंबर्स। और रिमेनिंग ये जो 4 लोग हैं, ये कौन थे? ये ऑफिसर्स थे। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसने कहा कि असेंबली हो गई भाई, चलो बन गई है। इसकी पहली मीटिंग हुई है दिसंबर 1946। यही वो शुरुआत है जहां से कहा गया कि भैया तुम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू करो। इस जगह पर जब पहली बार असेंबली को ऑर्गेनाइज किया जा रहा था तो राजेंद्र प्रसाद को इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया। ये पहली बार चेयरमैन बने। इसके बाद में कंट्री वॉज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। चलो भाई, यहां पर ही जब सब कुछ कार्यक्रम चल रहा था तो उसके बाद जैसे ही हमने कहा कि दिसंबर 46 के बाद प्रपोजल चल रहे थे, 47 में अश्योर कर दिया गया कि भैया 2 भाग कर लो इसके, भारत की 2 पार्ट हो जानी चाहिए, एक मतलब रिलीजियस बेस पे पाकिस्तान और भारत। तो ऐसे में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसमें तो सारे लोग थे, उसके अंदर से भी लोग क्या हो गए? डिवाइड हो गए। और जब डिवाइड हुए, पाकिस्तान वाले जब इनसे अलग चले गए, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर 299 मेंबर्स बचे और उन्हीं के बिहाफ पे ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। ठीक है, बात सुनना, अभी मैं वापस से बताऊंगा। द असेंबली adopted the constitution on 26th of November 1949 but it came into effect on January 1950 26th। ये तुम जानते ही हो। और इस दिन से हम सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे हर साल। कुछ चीज़ें इसमें हैं जो मुझे बताना है, हालांकि मैक्सिमम चीज़ तुम जानते होंगे। एक बार इसको इरेज करते हैं और फिर से इस पूरे प्रकरण को तुम्हें समझाता हूं कि हुआ क्या है। अदरवाइज तो ऐसे तो थ्योरी है, कंफ्यूज हो जाओगे, तुम समझ ही नहीं पाओगे। जो मैं बोल रहा हूं एक एक शब्द पे गौर करना, चीजें समझ में आ जाएगी। शुरुआत से शुरू कर दें। पहले तो ये रामायण एक बार फिर से सुन लो कि देखो यहां पर बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू बनाया गया, कैबिनेट मिशन सेटअप की गई थी और उनके सजेशंस के हिसाब से हमने काम करना शुरू किया था 1946 में। ठीक है, अब जब पहली बार असेंबली बनी हमने तो टोटल कितने मेंबर? 389 और 389 का डिवीजन हुआ 292, 93, 1 एंड 3 में। इन सब के बाद में हमने जब सारों को सेलेक्ट कर लिया तो मीटिंग हुई हमारी पहली बार दिसंबर 9 को 46 में और वहां से राजेंद्र प्रसाद को हेड मानते हुए हमने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन पाकिस्तान के पार्टीशन की खबर आई और लोग भैया वहां से चल बसे नहीं करना ना, ध्यान रखना, चल बसे नहीं कहते हैं। तो 299 मेंबर बच गए इंडियन असेंबली के अंदर और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया। अब क्वेश्चन सुनो,
कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ 26 नवंबर, इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं 2015 से, हम उसके पहले तक नहीं मनाते थे। 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया, ठीक है। लेकिन इसको हमने एप्लीकेबल किया 26 जनवरी के ऊपर। 2 महीने क्यों रुके हम? बहुत सारे बच्चे कहते हैं, हालांकि एक और चीज बता देता हूं, 24 नवंबर को ये असेंबली में पास हो गया था और साइन के लिए चला गया था प्रेसिडेंट के पास। 2 दिन लग गए वहां पे, तो 26 नवंबर को प्रेसिडेंट के साइन के साथ ही अडॉप्टेड हो गया। 26 जनवरी क्यों कहते हैं इसको? तो इसके पीछे स्टोरी आप जब नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि 26 जनवरी 1930 को हमने पूर्ण स्वराज की मांग की थी और इंडिपेंडेंस डे मनाया था। मतलब कब तक? 26 जनवरी 1930 से पूर्ण स्वराज की मांग की और इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना शुरू किया 1930 से 26 जनवरी को, 1947 तक, इसी डेट को। तो जब यहां पर ही कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ और ये जो डेट थी, ये डेट का अभी कोई मतलब ही नहीं चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ये डेट तो ब्लैंक हो रही थी। इसी चीज को इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसको थोड़ा सा और ज्यादा हम मतलब रिनोन कर दें, क्योंकि हम तो सेलिब्रेट ऑलरेडी कर रहे हैं। तो ऐसे में इन्होंने क्या कहा कि इसको भैया रिपब्लिक डे बना दो। कॉन्स्टिट्यूशन का अडॉप्टेशन और इफेक्ट में इसको लाने के लिए इस डेट को सेलेक्ट नहीं करते हुए वी हैड अडॉप्टेड दिस डेट, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन अब बना, हालांकि क्वेश्चन नहीं आएगा बट फिर भी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि अगर बना इधर तो एप्लीकेबल इधर क्यों किया? तो एप्लीकेबल करने के लिए 2 महीने का टाइम जो दिया था वो सिर्फ इसलिए कि दैट डेट वाज ज्यादा फेमस। समझ गई? हाँ, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, इसके बाद का कंडीशन क्या? इसके बाद हम पढ़ते हैं कि व्हाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मोर देन 50 ईयर्स अगो। आज हम क्यों कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर रहे हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन 50 साल पहले से भी ज्यादा टाइम पहले बन गया था, आज भी क्यों अडॉप्ट कर रहे हो? उसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो कुछ लॉजिक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। वी विल डिस्कस अबाउट 3 लॉजिक्स बिहाइंड दैट। उन सबको आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, बताना है, ठीक है। 3 लॉजिक है। पहला है, सो देखो भाई, इसके बारे में देख लो एक बार जल्दी से। यहां इसने कहा कि वाई वी शुड एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई 50 साल हो गए, इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों एक्सेप्ट किया जाए? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? ठीक है, मैंने आपको बोला 3 कॉज हैं। अब देखो तीनों कॉज देख लो एक बार। पहला कॉज क्या है? सिंपल सी बात है कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो किसी एक डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ इट्स मेंबर अलोन। ये कभी भी केवल इसके मेंबर्स के व्यूज को ही रिफ्लेक्ट नहीं करता। बहुत सारे ऐसी कंट्रीज हैं, मतलब यहां पर मैं याद रखना आप, एक ब्रॉड कंसेंसस के थ्रू आता है ये सारी चीजें। बहुत सारे कंट्रीज हैं जिसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बार बार रीराइट करना पड़ा, क्योंकि जो बेसिक रूल्स थे वो लोग मानते ही नहीं थे। लोग, मेजोरिटी ऑफ द पीपल एक्सेप्ट ही नहीं करती थी, या पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट ही नहीं करती थी। और कुछ कंट्रीज की तो कंडीशन ये थी कि यहां पर मैक्सिमम जो रूल्स बनाए गए थे वो केवल एक पेपर का टुकड़ा बन के रह गए, कुछ नहीं हुआ और आगे। और ऐसे ही आगे की अगर बात करें, हमारी कंट्री के साथ में क्या हुआ है, हमारी कंट्री के साथ में 50 साल बीत जाने के बाद में भी मैक्सिमम several groups have questioned some provisions of the constitution, but no larger social group or political party have ever questioned the legitimacy of the constitution itself। देखो भाई, कितनी बड़ी बात है कि हमारे देश के अंदर हुआ, कई बार ऐसा हुआ कि इन्होंने कहा कि आप कुछ प्रोविजंस लेकर आओ, कुछ बदलाव की जरूरत है, वो प्रोविजंस लेकर आओ। लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या सोशल ग्रुप ने ये नहीं कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर हमें पूरी तरीके से बदलाव चाहिए। प्रोविजंस हो सकते हैं, अमेंडमेंट हो सकते हैं, और ये एक बहुत ही अनयूजुअल सी बात है और अनयूजुअल सा अचीवमेंट है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कि 50 साल हो गए और किसी ने भी डिमांड नहीं करी कि जो आपने पहले 50 साल पहले सोच करके कोई चीज़ बनाई थी उसको अब तो बदलने की ज़रूरत है, अपग्रेड होने की ज़रूरत है। कितनी बड़ी बात है, सोचिए। आगे देखिए, सेकंड अचीवमेंट की बात कर रहे हैं, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। तो इसने कहा कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। ऑफ कोर्स देयर वाज नो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जब बनी थी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, तो उस टाइम पर कोई अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था। इसका मतलब है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है could not have been chosen directly by all the people of India, कि जो ये असेंबली बनी तो उसमें जो लोग प्रेजेंट थे उनको चूज नहीं किया गया था, इलेक्ट नहीं किया गया था। यहां पर इट वाज इलेक्टेड मेनली बाय द मेंबर्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स। जो 1935 के अंदर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स बन गई थी, उन लेजिस्लेचर्स में से इनको डायरेक्टली क्या किया गया था, चूज किया गया था। दिस एंश्योर्ड अ फेयर जियोग्राफिकल शेयर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ऑल द रीजन्स ऑफ द कंट्री। तो जो हमने अभी मेंबर्स अपॉइंट किए थे ना,
आपको अभी बताया था मैंने, शायद याद भी होगा, देखो अगर याद नहीं है तो यहाँ देखो, प्रोविंसीज। अब ये प्रोविंसीज कौन सी है, जो 1935 के रूल से हमारे पास में ही, प्रिंसली स्टेट्स ये कौन सी है, जहां पर अभी भी राजा रूल कर रहे हैं, और 4 ये बलूचिस्तान वाली प्रोविंसी और ये कमिश्नर प्रोविंसीज। तो यहां से ये प्रोविंसीज आई, और सोचिए इन्हीं सब चीजों ने ये अश्योर किया कि हमारे यहां पर फेयर ज्योग्राफिकल शेयर है, हर रीजन का, हर क्षेत्र का हमारे पास में इक्वल शेयर मिलेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात। चलिए और देखिए आगे, और समझने की इसकी कोशिश करते हैं अपन, आगे क्या है। दूसरा पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है कि सबसे अच्छी बात क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि हमें ऐसा क्यों हुआ कि हमें एक्सेप्ट, दोबारा उसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है उस रूल को जो 50 साल पहले बन गया, उस कॉन्स्टिट्यूशन को। तो पहला चीज कि पहले तो हमने ये देखा कि ये जो चीज बनी थी, टाइम टू टाइम किसी भी सोशल ग्रुप ने या पॉलिटिकल पार्टी ने उसमें पूरी तरीके से चेंज की डिमांड नहीं की, हाँ प्रोविजंस की डिमांड की, कुछ क्वेश्चंस तो आए ऐसे। और दूसरे में ये इन्होंने बोला कि उस टाइम पर भी हमने एक ज्योग्राफिकल, फेयर ज्योग्राफिकल शेयर देखा सोसाइटी के अंदर, कंट्री के अंदर, जहां पे हर रिलीजन को एक फेयर चांस मिला अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजने का। साथ ही साथ द असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर्स फ्रॉम द डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप्स, कास्ट, क्लासेस, रिलीजन्स एंड ऑक्यूपेशंस। और उस टाइम पर जो असेंबली बनी थी उसमें ये सारे लोग जो कि आज भी प्रेजेंटेड है इसी तरीके से कि हर भाषा को रिप्रेजेंट करने वाले लोग होने चाहिए, हर कास्ट को, हर कैटेगरीज को, हर क्लास को, हर रिलीजियस ग्रुप को, इवन हर ऑक्यूपेशन के लोग भी यहाँ प्रेजेंट होना जरूरी है। ऐसा ही हुआ, इस कारण से भी ना तो उस टाइम पर और ना अब हमें जरूरत पड़ रही है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की। तो दिस वाज द सेकंड वन। नाउ वी शुड टॉक अबाउट द थर्ड वन। बताया गया इसमें कि जो किसी भी तरीके से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसका एक कंसेप्ट बिल्कुल अलग था। कंडीशन क्या थी, क्या हुआ वहां पर, उसके बारे में बात करते हैं कि भाई सबसे पहले तो एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, BR अम्बेडकर को हेड बनाया गया कि तुम भाई कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करो। चलो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया फॉर डिस्कशन। होता क्या है, पहले ये चीज कहां गई होगी, लोकसभा में, है ना, लोकसभा में डिस्कस हुआ होगा। तो यहां पर BR अम्बेडकर ने एक ड्राफ्ट करा कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब उसको बनाया डिस्कशन के लिए। कई सारे राउंड्स हुए, डिस्कशंस हुए, और वहां पर मतलब क्लॉज बाय क्लॉज इन सब चीजों को डिस्कस किया गया, हर एक एस्पेक्ट के ऊपर। लगभग इसको याद रखना कि मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वर कंसीडर्ड, कि जो भी राउंड्स हुए थे हर क्लॉज के ऊपर डिस्कशन हुआ है। जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ड्राफ्ट करने की कोशिश की गई थी, उसके हर एक कंसेप्ट को यहां पर डिस्कस किया गया। लगभग 2000 बार कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट क्या होता है बेटा, कि कॉन्स्टिट्यूशन में कभी चेंजेस किए जाते हैं तो उसको अमेंडमेंट कहा जाता है। तो लगभग 2000 अमेंडमेंट्स नोटिस किए गए। आज अगर आपको देखने होंगे अमेंडमेंट कैसे हुए थे, तो इसके लिए अलग अलग वॉल्यूम्स भी हैं आज। ठीक है, तो एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड एंड एवरी वर्ड स्पोकन इन द कॉन्स्टेंट असेंबली, हर एक चीज को प्रेजेंट किया गया असेंबली के अंदर, हर एक शब्द को बोला गया, इवन हर एक शब्द को रिकॉर्ड किया गया, और आज भी ये चीज प्रिजर्व है। अगर आपको इन डिबेट्स के बारे में देखना है, पहली चीज तो ये समझ लीजिएगा, इसको क्या कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। और इसको अगर आपको चाहिए, इन डिबेट्स को चाहिए, तो ये बाद में जाके प्रिंट हुए अलग अलग वॉल्यूम्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, these debates provided the rationale behind every provisions of the constitution. These are used to interpret the meaning of the constitution. बात समझने की कोशिश करना कि जितनी भी डिबेट्स हुई, जितनी भी चीजें डिस्कस की गई यहाँ पे, उन सब का एक ही कंसेप्ट निकला, कंक्लूजन निकला, और वो ये था कि इन डिबेट्स के बाद में, सबको सेटिस्फाई करने के बाद में, क्योंकि वहां पर मौजूद सारे जो लोग थे, अलग अलग कास्ट, क्रीड, कैटेगरी, रेस, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले, इवन अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग बैठे हुए हैं। कोई भी आप मुद्दा लेकर आओगे, कोई भी क्लॉज लेकर आओगे, उन क्लॉज के ऊपर डिस्कशन होगा, डिबेट होगा। बिना डिबेट, बिना डिस्कशन कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, लिखी नहीं जाएगी देश के कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके बाद में एक रिफाइंड मैनर में, लगभग मैंने आपको बताया 3 साल में, एक्यूरेट बताऊं तो लगभग 2 years 18 days एज वेल एज 18 डेज के पहले 11 महीने और ऐड कर देना, 2 साल 11 महीने 18 दिन, इसके अंदर क्या किया गया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। अच्छा, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, टाइम तो लगेगा, रूल बनेगा। अब ऐसे थोड़ी सारे 2 साल 11 महीने 18 दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर ही बैठे हुए हैं, नो।
अप्रॉक्सीमेटली 166 डेज तक सिटिंग हुई है, डिबेट्स हुई है। तो टाइम तो लगा इतना, ये तो पूरा टाइम है, लेकिन असेंबली के अंदर टाइम कितना दिया गया? 166 डेज। उसके बाद में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ। बात समझ में आ गई सभी को? होपफुली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके आगे हम पढ़ेंगे, कल डिस्कस करेंगे कुछ और पॉइंट्स के ऊपर, और कल इस लेक्चर को हम फिनिश कर देंगे, चैप्टर को फिनिश कर देंगे। इन बिटवीन अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आपको पूछना है थ्रू द टेलीग्राम चैनल, और एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी आप आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और इसके आगे देखते हैं क्या है आगे स्टोरी। थैंक यू।